हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने कूलाम का नियम और विद्युत आवेश का अध्ययन किया था। अब हम इस लेक्चर में कूलाम के नियम की सीमाएं और विद्युत आवेशों के गुणों के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या क्या होती हैं, उन पर गौर फरमाइए ज़रा। देखिए, हमने देखा था कि कूलाम का नियम आया था हमारे पास। कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सूत्र क्या आया था हमारे पास? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का वर्ग। ये हमारे पास कूलाम के नियम का सूत्र आया था और इसकी इकाई थी न्यूटन। ये सामान्य सा सूत्र हमारे पास कूलाम के नियम का आया था। और हमने देखा था कि कूलाम का नियम क्या होता था कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान जो होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम देखेंगे कि कूलाम का नियम की क्या सीमाएं हैं और किस हद तक ये लागू होता है। तो हम देखेंगे कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम का नियम, कूलाम के नियम की सीमाएं क्या रहेंगी इस नियम की, हम देखते हैं। तो कूलाम के नियम की पहली सीमा आएगी कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। क्या? कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। हमने देखा था कि बिंदु आवेश की बात कर रहे थे हम कि ऐसा आवेश जिसकी विमा या जिसका आकार जो होता है दोनों आवेशों की तुलना में नगण्य होता है, उसे हम कहते हैं बिंदु आवेश, है ना। या ऐसा उसको बिंदु आवेश था। यहाँ पे बात करते हैं हम कि कूलाम का जो नियम होगा, कूलाम का नियम वो केवल किस पे लागू होगा? बिंदु आवेशों के लिए, है ना। तो ये पहली सीमा हो गई। अन्य आवेशों के लिए ये लागू नहीं होता। और कूलाम के नियम की दूसरी सीमा जो आती है, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। स्थिर आवेश मतलब आवेश अगर विराम में है, रुका हुआ है, तभी कूलाम का नियम आवेशों के लिए लागू होगा, के लिए सत्य है। तो पहली बात हमको ध्यान रखना है कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दूसरा, ये स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। गतिमान आवेशों के लिए कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। अब हम देखेंगे आगे तीसरा पॉइंट क्या आएगा। इसमें तीसरा बिंदु आएगा, कूलाम का नियम बहुत अधिक दूरी या 10⁻⁻15 मीटर की दूरी, 15 मीटर से कम दूरी के लिए, कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। तो ये कूलाम के नियम की सीमाएं हैं। पहला क्या है कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। तीसरा है, कूलाम का नियम बहुत अधिक दूरी, जब आवेश बहुत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं तब उनमें कोई भी वैद्युत बल नहीं लगता। या आवेश अगर 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी, ये भी बहुत कम दूरी है, इससे भी कम दूरी पे अगर
आवेश स्थित हैं तो वहाँ पे कूलाम का नियम लागू नहीं होगा, उनमें स्थिर वैद्युत बल नहीं लगेगा, कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं लगेगा। इसका कारण ये है कि 10⁻⁻15 से कम दूरी पर न्यूक्लियर फोर्सेज यानी कि प्रबल नाभिकीय बल लगने लगते हैं। प्रबल नाभिकीय बल जो होते हैं या तो 2 प्रोटॉनों के मध्य लग रहे होते हैं, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य लगते हैं, या 2 न्यूट्रॉन के मध्य लग रहे होते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे प्रबल नाभिकीय बल। जो नाभिक के अंदर जो कण रहते हैं उनमें जो बल लग रहा होता है उसे हम कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। और हम जानते हैं कि नाभिक का आकार भी 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है ना। तो जहाँ पे कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। तो ये कूलाम के नियम की सीमाएं थी। अब इसके अंतर्गत हमें कुछ बिंदु और याद रख सकते हैं कि कूलाम का नियम, ये तो मुख्य सीमाएं हो गई है ना, कि कूलाम का नियम जो होता है वो जब 2 आवेशों के मध्य कोई बल लग रहा होता है, कूलाम के नियम में कूलाम बल जो होता है 2 आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, वो आवेशों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, आवेशित कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता। कूलाम के नियम पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस आवेशित कण का या आवेश का द्रव्यमान कितना है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर आपस में बल लगा रहे हैं आकर्षण बल, तो उन दोनों का द्रव्यमान अलग होता है, तो कूलाम बल पे इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः कूलाम बल जो रहता है वो द्रव्यमान से मुक्त है, उस पर द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होता है। अगली बात यह है कि कूलाम का नियम जो है वो माध्यम बदलने के साथ बदल जाता है। ये सार्वत्रिक लॉ नियम नहीं है, ये सार्वत्रिक नियम नहीं है, ये एक प्रायोगिक नियम है। सार्वत्रिक नियम वो होता है जो हर जगह लागू होता है, जैसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का नियम था, वो एक सार्वत्रिक नियम था, यूनिवर्सल लॉ जिसे हम कहेंगे। लेकिन ये प्रायोगिक नियम है, तो माध्यम बदलने के साथ इसका मान भी जो है वो बदल जाता है। अगर हम बात करें कूलाम के नियम के सूत्र की, तो हम देखेंगे कि हमारे पास आया था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अगर हम किसी माध्यम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लगाएंगे K, साथ में क्या लगेगा ε0 के बाद K को हम कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, जिसके बारे में हम आगे के लेक्चर में अच्छे से जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। माध्यम का परावैद्युतांक, अलग अलग माध्यम के लिए इसका मान जो होता है अलग अलग होता है। सामान्य तो देखें तो K से दर्शाते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन कि K का मान जो होगा, अब हम देखते हैं कि पिछले सूत्र में तो हमने F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² लिखा था, लेकिन हमने साथ में K नहीं लिखा था, है ना। K हमने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि हम बात कर रहे थे कि 2 स्थिर आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो निर्वात या वायु में लग रहा है। निर्वात या वायु के लिए K का मान होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिखना जरूरी नहीं रहेगा। अगर K का मान 1 रखते हैं तो फिर सूत्र वैसा का वैसा अपने पास आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि K बराबर 1, इस चीज़ को याद रखेंगे आप, इसका मान वायु या निर्वात के लिए कितना होगा, K बराबर 1 होगा। और K बराबर अनंत होता है धातुओं के लिए। अगर हम किसी धातु की बात करते हैं तो धातुओं के लिए K का मान होता है अनंत। वायु या निर्वात के लिए होता है 1, या धातुओं के लिए होता है अनंत, और पानी के लिए 81 होता है या 0.8 जिसको लिख देते हैं। तो अलग अलग माध्यम के लिए इसका मान अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पे मुख्य जो हम याद रखते हैं वो वायु निर्वात के लिए या धातुओं के लिए यहाँ पे याद रखते हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जो कूलाम का नियम है ये प्रायोगिक नियम है, और माध्यम बदलने के साथ साथ इसका मान भी बदल जाता है। तो जहाँ पे हमने देखा कूलाम के नियम की सीमाएं, अब हम आगे देखेंगे आवेशों के गुण, कि आवेश जो है कौन कौन से गुण प्रदर्शित करता है। पहले आप ये देख लीजिए गुण। आइए हम देखते हैं आवेशों के गुण। आवेशों के यहाँ पे हम महत्वपूर्ण गुण देखेंगे। अभी हमने कूलाम के नियम की सीमाएं देखी हैं
कि आवेश जो है कौन कौन से गुण प्रदर्शित करता है। पिछले लेक्चर में हमने आवेश या विद्युत आवेश की बात की थी, है ना। आवेश क्या होता है? आवेश किसी भी वस्तु का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वह अपने अंदर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो देखते हैं हम आवेशों के गुण क्या होते हैं। आवेश का पहला गुण आता है, आवेश अदिश राशि है। गुण में ही लिख रहे हैं, इसको याद रखना। अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। पिछली कक्षा में हमने सदिशों के विश्लेषण में सदिश और अदिश के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है और परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो आवेश जो है वो अदिश राशि है, मतलब यह दिशात्मक नहीं होता, इसकी कोई भी दिशा नहीं होती है ना। अब देखते हैं अपन दूसरा बिंदु इसमें क्या आएगा। किसी वस्तु पर उपस्थित, अगर हम देखें किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। ये बिंदु भी आप अच्छे से याद रखें कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उस पर अगर किसी परिमाण का कोई आवेश है और वही वस्तु अगर गति करने लगे तो उसमें आवेश का मान परिवर्तित नहीं होता। अतः जो आवेश का मान रहता है वह वस्तु की गति से स्वतंत्र रहता है ना। वस्तु, अगर हम दो वस्तुओं की बात करेंगे तो वहाँ पे अब आपेक्षिक वेग की बात करेंगे, आपेक्षिक वेग पर निर्भर नहीं करता, है ना। तो किसी वस्तु पे जिस परिमाण का आवेश है, चाहे वह स्थिर अवस्था में रहे चाहे वह गत्य अवस्था में रहे, उसके आवेश का मान उतना ही रहने वाला है। तो जहाँ पे ये आवेश का दूसरा गुण है। तीसरा और महत्वपूर्ण गुण जहाँ पे हम देखेंगे वो होता है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। आवेशों की योज्यता क्या होता है, ज़रा समझ लें। आवेशों की योज्यता से तात्पर्य है कि अगर किसी वस्तु के विभिन्न बिंदुओं पे अलग अलग परिमाण का आवेश उपस्थित है, किसी वस्तु पे विभिन्न बिंदु हैं, बहुत सारे बिंदु हैं और उन बिंदुओं पे अलग अलग परिमाण का आवेश उपस्थित है, तो उस वस्तु पे का जो कुल आवेश होगा उन आवेशों के अलग अलग बिंदुओं पर उपस्थित आवेशों का एल्जेब्रिक सम यानी बीजगणितीय योग होता है। इसे हम आवेशों की योज्यता कहते हैं। मान लें हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु है, ऐसे ही चौकोर वस्तु मान ली हमने, इस पर विभिन्न बिंदु मान लिए, बहुत सारे बिंदु बन जाएंगे, हमने कुछ ही बिंदु मान लिए। मान लिए कि एक बिंदु है जिस पे आवेश है Q1, दूसरा बिंदु Q, उस पर Q2, इस पर Q3, ऐसे ही Q4, बहुत सारे बन जाएंगे, हमने 4 ही मान लिए अभी, है ना। तो जहाँ पे Qn तक आवेश उपस्थित है, अगर हम बात करते हैं कि इस वस्तु पे कुल आवेश नेट चार्ज कितना है, तो हम मानेंगे कि इस पर Q है। अब आवेशों की योज्यता के नियम से क्या होगा कि इस पर निकलने वाला जो कुल आवेश होगा तो वो कितना होगा, Q बराबर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होगा। तो जहाँ पे देखें पहले बिंदु माना, इस पे कितना था Q1, दूसरे पे कितना था Q2, तीसरे पे कितना था Q3, चौथे पे कितना था Q4, ऐसे ही और भी होता था Q5 Qn तक चला जाएगा, है ना। और अगर ऋण धन होता है तो उसके अनुसार चिन्ह रख लेते हैं, अगर माइनस होता तो माइनस Q रख लेते, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आवेशों की योज्यता से क्या तात्पर्य है? आवेशों की योज्यता से मतलब है कि किसी वस्तु के पर विभिन्न बिंदुओं पर उपस्थित जो आवेश होगा उसका जो बीजगणितीय होगा वो उस वस्तु के कुल आवेश के बराबर होता है। इसे हम आवेशों की योज्यता कहते हैं। समझ पा रहे हैं? देखिए अब अगला गुण हम बात करते हैं आवेशों का। चौथा गुण है आवेश संरक्षण का नियम। इससे समझ सकते हैं आवेश के चौथे गुण को। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे।
जहाँ भी संरक्षण की बात आती है इसका मतलब यह है कि ना तो वहाँ पर कुछ बनाया जा रहा है और ना ही मिटाया जा रहा है। तो आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित कर सकते हैं। इसे ही हम कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा तो। मान लिया हमने कि हमारे पास कोई एक कांच की छड़ है जिस पे धनावेश उपस्थित है। कैसा आवेश उपस्थित है? धनावेश उपस्थित है। और हमारे पास है रेशम का कपड़ा जिस पे, अच्छा कपड़ा नहीं बना, कपड़े का टुकड़ा ले लो एक, तो इस पे ऋणावेश उपस्थित है। यह है कांच की छड़, देखा था हमने पिछले लेक्चर में, कांच की छड़। इस पे कौन सा आवेश आ रहा था? धनावेश। और यह है रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। तो इस पे कैसे हम बात करेंगे आवेश संरक्षण के नियम की, ज़रा देखें। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आवेश किस तरीके से आता है किसी वस्तु में। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वस्तु उसको ग्रहण करती है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश आता है और जो वस्तु ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश आता है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से हम रगड़ रहे थे या घर्षण कर रहे थे तो कांच की छड़ पे धनावेश उत्पन्न हो रहा था और रेशम के कपड़े पे ऋणावेश आ रहा था। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये कांच की छड़ निकालेगी उतने ही इलेक्ट्रॉन रेशम का कपड़ा ग्रहण करेगा। मतलब कांच की छड़ पर आने वाले आवेश का जो परिमाण होगा या धनावेश का जो परिमाण होगा वो रेशम के कपड़े पर आने वाले ऋणावेश के परिमाण के बराबर होगा। तो अब बात करते हैं कि निकाय का कुल आवेश तो संरक्षित रहेगा, ना तो जहाँ पे आवेश नष्ट हुआ और ना उत्पन्न हुआ। केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण आवेश स्थानांतरित हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। तो इसे हम कहेंगे आवेश संरक्षण का नियम। तो ये भी आवेशों के गुण के अंतर्गत ही आता है। अब अगला गुण जो है वो है आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पांचवा जो गुण आएगा वो आएगा आवेश का क्वांटीकरण या लिख सकते हैं क्वांटमीकरण हिंदी में, और वैसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन। इसको हम समझते हैं क्या होता है। इसके पहले आप ये देखिए, आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जरा हम समझते हैं कि क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण क्या होता है। किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। फिर से सुन लीजिए नियम किस तरीके से लिखा जाएगा। किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। आइए समझते हैं किस तरीके से, सुनने से समझ में नहीं आ रहा होगा। लिखेंगे नियम, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का मान इलेक्ट्रॉनिक, बताते हैं अभी क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। अच्छे से नोट करना है इसको, पूर्णांक गुणज होता है। इसे ही हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। अब समझते हैं जरा। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश हमेशा पूर्णांक संख्या में या पूर्ण संख्या में होगा। अभी तक हमने कभी भी किसी वस्तु पर अगर आवेश देखा होगा तो हम देखते हैं कि किसी वस्तु पे +1 आवेश आ रहा है, +2 भी देख रखा होगा, +3 या +7 तक देख रखा है आवेश, तो है ना, कितना भी आवेश आता है। अब ऐसे ही ऋण में देख रखा है अपन ने,
-1 -2 -3। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो हमने देखते हैं सोडियम +1 बनाता है एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो -1 बन जाता है ना। कैल्शियम +2 बनाता है ना। तो इस तरीके से जब भी हमने आवेश देखा होगा तो हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में देखा है। इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में ही निकलते हैं, 1 निकलेंगे, 2 निकलेंगे, 10 निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पर कभी भी आवेश आपने इस तरीके से नहीं देखा होगा कि किसी भी वस्तु पे आवेश 2/3 है, किसी परमाणु पर, किसी पे 3/7 है ना, या 3/2 है। तो इस तरीके से आपने कभी भी आवेश नहीं देखा होगा। आवेश हमेशा पूर्ण संख्या में ही देखा होगा। तो किसी वस्तु पे जो आवेश पाया जाता है पूर्ण संख्या के रूप में पाया जाता है, इसे ही हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश की। तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को ही इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को ही इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान कितना होता है, हमने देखा था। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान कितना होगा, पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं हम। 1.6 × 10 - 19 कूलॉम इलेक्ट्रॉन के लिए ऋण का बात करते हैं और प्रोटॉन के लिए धन की, है ना। तो जहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान होता है, कितना होता है, 1.6 × 10 - 19 कूलॉम। कूलॉम जो है वो ऐसा ही मात्रक है आवेश का, याद रखना, बार बार बोला जा रहा है। तो अब इसके लिए हम एक सूत्र प्रयोग करते हैं, यह आता है Q = NE। तो यहाँ पे Q क्या है, Q जो है वो आवेश है। Q क्या है, स्मॉल q आवेश है, कितना आवेश वस्तु पे है। N जो है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और E जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश है जिसका मान होता है 1.6 × 10 - 19। हाँ, यहाँ पे हम चिन्ह प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, धन या ऋण कुछ भी होगा उसके अनुसार लगा देते हैं, है ना। धनावेश की बात कर रहा है क्या ऋण आवेश की बात कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए ऋण और प्रोटॉन के लिए धन की बात करते हैं। तो ये सूत्र प्रयुक्त करते हैं हम। तो ये आवेश का क्वांटमीकरण कहता है। आवेश के क्वांटमीकरण पर आधारित कुछ प्रश्न या हम कहें कुछ संख्यात्मक प्रश्न बोर्ड में आते हैं। तो हम देखते हैं, एक प्रश्न आता है हमारे पास कि प्रश्न इस तरीके से होता है कि एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक कूलाम आवेश अगर प्रश्न में दिया है, या 10 कूलाम दिया हो, 20 कूलाम दिया हो, Q का मान दिया रहेगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। मान लिया, या क्वेश्चन में ही दिया है हमें, मान लिया दिया है Q = 1 कूलाम। कितना दिया है, 1 कूलाम या एकांक आवेश 1 कूलाम दिया है। अब ज्ञात करना है हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E का मान हमें ज्ञात नहीं रहेगा, हमें याद रहना चाहिए। अभी लिखा था, बार बार लिख रहे हैं, सबको याद होना चाहिए। समझ पा रहे हैं, देखिए। तो हमारे पास सूत्र है, प्रयोग सूत्र हम लेते हैं Q = NE। अब Q की जगह पे तो 1 ही रखेंगे हम, ठीक है। और N का मान हमें ज्ञात करना है, और E की जगह पे हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान रख देंगे। तो अब N का जब हम मान निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से निकाल पाएंगे, ये बटे में आ जाएगा, इसके आ जाएगा। और N बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जब ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना 10 हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाती है, और बटे में आ जाएगा 16 × 10 - 19। अब N बराबर बात करते हैं, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 × 10 - 19 जो हो जाएगा वो +19 हो जाएगा, है ना। जब जो बटे से ऊपर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा घात का, और बटे में 16 प्रयुक्त करेंगे, रखा जाएगा। तो जहाँ पे इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे तो एक घात जहाँ पे कम हो जाएगी, 10⁻18 लिख सकते हैं, और बटे में लिख सकते हैं हम 16। ऐसा हम उसको सरल करने के लिए कर रहे हैं, आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं,
बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे एक को ही काट देते हैं 1.6। अब यहाँ पे हम देखें 16 एकम 16 का पढ़ा सबको आता है, नहीं आता तो सुन लो, सुन के आ जाएगा, है ना। 16 एकम 16 छक्का 96, कितने हो जाएंगे 16 छक्के 96, 96 का 6 लिखेंगे। अब 100 में कितने कम लिखे हमने 4, दशमलव लगाएंगे तो वो कितने बचे, वो 40। अब 40 में 16 का भाग देंगे तो जाके पूरा नहीं जाएगा, कितना जाएगा 16 दूनी 32, 2 बार जाएगा 32 में 40 से कितने कम रहेगा 8, तो ये होगा 80, तो 16 पंजे 80 पूरा चला गया, तो 6.25। साथ में घात कितनी चल रही है 10 की घात 18, तो ये किसका मान आया, n का मान आया, किस चीज़ का मान आया, n का मान आया। तो हमारे पास n का मान कितना आया 6.25 गुणा 10 की घात 18। यहाँ पे कोई मात्रक नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये एक नंबर है, नंबरों का कोई मात्रक नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, संख्या का मात्रक नहीं होगा अकेला, कोई राशि होती तो कोई मात्रक वहाँ पे हम प्रयुक्त करते। देख लीजिए, तो ये था हमारा आवेशों का क्वांटमीकरण और जो उस पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न। अब इस प्रश्न में तो आवेश दिया हुआ था, है ना, तो अगर आवेश ना दे के इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हो और फिर आवेश पूछ रहा है तो आप Q बराबर NE सूत्र को प्रयुक्त करके मान निकाल सकते हैं। 3 में से कोई 2 राशि आपको दी रही होंगी, ई का मान नहीं दिया रहता, वो आपको याद रहना चाहिए। तो एक राशि देकर दूसरी राशि पूछेगा तो हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका आवेशों का क्वांटमीकरण हो गया है, ठीक है। अब इस वीडियो में हमने आवेशों के गुण और कूलम के नियम की सीमाएं देखी। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे।